प्यारे साथियों, आज मैं ट्रांसफार्मर पढ़ाने वाला हूं, तो आप ध्यान से देखिए। ये रिकॉर्डिंग वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को हम लोग हिंदी में परिणामित्र कहते हैं। यह एक स्थितिक युक्ति है। इसमें कोई भी भाग घूर्णन करने वाला नहीं होती है। इसमें घूर्णन हानि जीरो होती है। इसकी दक्षता उच्च होती है, यानी अगर उच्च की बात किया जाए तो 95 से 98% तक पाया जाता है इसकी दक्षता। अब यहाँ पे देखिए, ट्रांसफार्मर जो होती है एसी सप्लाई के पारेषण एवं वितरण के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर दो तरह का पाया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग हिंदी में ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ता है तथा करंट घटता है। अब आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें वोल्टेज घटता है तथा करंट बढ़ता है। पावर जो होता है, पावर की बात किया जाए तो इसका 98% है ना, एवं आवृत्ति 100% होती है। अब आता है नेक्स्ट ट्रांसफार्मर और प्रवर्धक में अंतर क्या है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ता है, करंट भी बढ़ता है, पावर फैक्टर नियत रहता है। पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी दोनों नियत रहती है। लेकिन प्रवर्धक में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है, करंट बढ़ता है, पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ जाती है इसमें। ठीक है, देखिए पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दोनों बढ़ जाती है प्रवर्धक की बात किया जाए तो। ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज तथा करंट बढ़ा सकता है और पावर को नहीं बढ़ा सकता है। ये जो होता है, ये पावर को नहीं बढ़ा सकता है, अतः यह पूर्णतः प्रवर्धक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर है ना। ट्रांसफार्मर कोर, स्रोत, लोड, प्राथमिक वाइंडिंग, द्वितीय वाइंडिंग। प्राथमिक वाइंडिंग एवं द्वितीय वाइंडिंग प्रतिरोध कम होता है। दोनों वाइंडिंग आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है, इसीलिए इनके बीच प्रतिरोध अनंत पाया जाता है। दोनों वाइंडिंग के बीच में प्रतिष्ठम है ना, जिसको हम लोग कहेंगे रिलेक्टेंस, है ना। देखिए यहाँ पे रिलेक्टेंस जो होती है कम होती है, इसीलिए चुंबकीय फ्लक्स का प्रवाह अधिक होती है। ओके, सिद्धांत, अगर इसका सिद्धांत के बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे 3 गो सिद्धांत है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत, सहप्रेरण के सिद्धांत, पारस्परिक सिद्धांत, है ना। अन्योन प्रेरण सिद्धांत को म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत भी कहते हैं। प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाह के कारण बनने वाला चुंबकीय फ्लक्स द्वारा द्वितीय वाइंडिंग को काटने से द्वितीय वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे ये काम करता है। ओके, अब आता है आपका ट्रांसफार्मर की, है ना। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है। नहीं तो क्या होगा, प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। देखिए इसको सॉल्व करके दिखा रहे, कुंडली एक्सएल बराबर 2πfl होता है, F0। तो ये पूरा सर्किट क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी एक्सएल हो गया जीरो, तो धारा अधिकतम बहेगा। अब आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर भी हम लोग कहते हैं। अब ये सिंबल देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग है ना, और ये सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न। तो होता क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में एनपी यानी प्राइमरी साइड से ज़्यादा सेकेंडरी साइड में होगा। ठीक है, तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा, करंट घट जाएगा। एनएस सेकेंडरी चक्रों की संख्या, एनएस सेकेंडरी साइड की चक्रों की संख्या ज़्यादा होती है, प्राइमरी साइड की चक्रों की संख्या कम होती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसमें क्या होता है कि एनएस से बड़ा होता है एनपी, यानी प्राथमिक साइड नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रहेगा और सेकेंडरी साइड कम रहेगा, तो वोल्टेज कम हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। ट्रांसफार्मर में विद्युत वाहक बल का समीकरण, ई आरएमएस वैल्यू निकालना है तो 4.44 फ्लक्स एफएन, यानी आरएमएस वैल्यू हो जाएगा। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए 4 फ्लक्स एफएन औसत मान निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का मान, ये सिंबल है, आवृत्ति एफ, एन कुंडली में चक्रों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए, समान विभव पर नियत आवृत्ति ट्रांसफार्मर आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ठीक है, अब यहाँ बी फ्लक्स बाय ए, फ्लक्स निकालना है तो बी पॉइंट ए, है ना, यहाँ पे गुना का चिन्ह हो जाएगा,
ई प्रोपोर्शनल बी ए एफ एन, है ना, ए बड़ा हो जाएगा प्रोपोर्शनल 1/f। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफार्मर का रेशियो निकालने के लिए प्रतीक होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का के मात्रकहीन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए के, है ना, क्या है के बराबर N2/N1 बराबर E2/E1 बराबर I1/I2। करंट केवल ऊपर आ जाता है प्राथमिक साइड और सेकेंडरी साइड नीचे, बाकी फिर बराबर √Z2/Z1। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का। ओके, देखिए 200 वोल्टेज है प्राथमिक साइड, सेकेंडरी साइड है आपका 200 वोल्ट, तो 20 kVA ट्रांसफार्मर के द्वितीय में 40 टर्न है। 40 टर्न मतलब होता है N द्वितीय कुंडली में N2 तरफ, है ना। प्राथमिक वाइंडिंग में टर्न की संख्या बताइए। E1 बराबर 200 वोल्ट, E2 2000 वोल्ट, E2 है आपका 200 वोल्ट, N2 40, N1 निकालना, हमें फाइंड करना है, निकालना है। ओके, तो फॉर्मूला आता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का N2/N1 बराबर E2/E1। अब देखिए यहाँ पे 40 है N2, N1 हमें फाइंड करना है 200/2000, तो इसको काट कूट के हम लोग सॉल्व करके कितना लाए आपका N1 निकल गया 400 टर्न। उसी तरह 11 kV का है ना, 11 kV वोल्टेज प्राथमिक साइड है, द्वितीय साइड है 220 kV। ओके, यानी कहने का मतलब है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर आ जाएगा। तो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में 25 चक्र, प्राथमिक कुंडली N1, तो सेकेंडरी कुंडली में चक्रों की संख्या, फिर वही फार्मूला आ जाएगा E2/E1 बराबर N2/N1। तो देखिए यहाँ पे E2 कितना है 220 kV और इधर हो गया 11 kV, है ना, बराबर N2/25, N1 हो गया 25। इसको सॉल्व कीजिए, N2 बराबर 20 × 25 बराबर 500 चक्र, काट कूट के मेरा 500 चक्र आया N2 तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है, N1 है आपका 2540, N2 है 40 और E1 है 7620 वोल्ट, है ना। तो E2 निकालिए, फिर वही फार्मूला आएगा E2/E1 बराबर N2/N1। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा E2 आपका है निकालना है 7620 हो गया E1, और यहाँ N2/N1, N2 है 40 और इधर है 2540, तो इसको काट कूट के हम लोग सॉल्व करके कितना लाए 120, E2 4 इतने तक काट के 120 वोल्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट, के का मान दे दिया है, इसको निकालिए। के का मान ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया हुआ है, Z1 दिया हुआ है 0.1, Z2 है आपका निकालना है। तो फॉर्मूला में आता है के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बराबर √Z2/Z1, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो रूट में आ गया K2 का पावर, है ना, बराबर Z2/Z1। अब देखिए के का मान दिया हुआ है 10, तो यहाँ 10 दे दिया, 100 है इसीलिए फिर एगो 10 डबल हो जाएगा Z2/0.1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, Z2 बराबर इतना इतना, Z2 बराबर 10 ओम, कितना आया मेरा 10 ओम। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। एक 44 kVA है ना, 44 kVA का ट्रांसफार्मर है, उसमें क्या बोल रहा है कि 11,000 है ना, 11,000 प्राथमिक साइड है, 220 वोल्ट सेकेंडरी साइड है। परिणामित्र के सेकेंडरी वाइंडिंग में 25 टर्न है, तो प्राथमिक वाइंडिंग में टर्न तथा प्राथमिक वाइंडिंग में द्वितीय वाइंडिंग में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको। E1 कितना है 11,000 वोल्ट है, E2 कितना 220 वोल्ट, तो N2 में नंबर ऑफ टर्न कितना है 25 टर्न, तो N1 पहले फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो N2/N1 E2/E1, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करके मेरा कितना आया, N1 बराबर 25 है ना, गुने 50 काट कूट के 1250 टर्न आ गया। ओके, कितना आया 1250 टर्न।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करंट निकालेंगे, है ना। अब यहाँ करंट की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे क्या है, P इक्वल टू E1 I1, I1 इक्वल टू P बाय E1 बराबर 44 गुने 1000 बटा 11000, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब बराबर कितना होगा, 4 एम्पियर यहाँ से निकल जाएगा। I2 निकाल लीजिए, पावर बटा E2, आप 44 गुने कितना 1000 बटा 220 यानी कि 200 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंडिंग है। N1 दिया हुआ है 200, N2 दिया हुआ है 600, E1 दिया हुआ है 1100 वोल्ट और फ्लक्स दिया हुआ है 5 मिली वेबर, है ना, डेसी सेंटी मिली वेबर। अब फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी अब आपको याद होगा E1 बराबर क्या होता है, 4.44 फ्लक्स FN, है ना, फ्रीक्वेंसी ये हो गया, N नंबर ऑफ टर्न हो गया। ओके, इसको सॉल्व कीजिए। F इक्वल टू, अगर यहाँ से F बाहर निकाल दिए तो E1 बटा इतना, है ना, इसको सॉल्व किए करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, इतना, है ना, इतना, फिर इसको हम लोग काटेंगे, काट कूट के कितना आया 247.74, ठीक है, 247.74। फिर आगे यहाँ पे एक बार एक जीरो था, है ना, इसको काटेंगे तो 250। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना, कैसे सॉल्व किया जाता है, कितना आता है। ओके, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।